ऑस्ट्रो कॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों फिर से। और आज हमारे पास एक बेस्ट ऑफ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं जो जिनका नाम है चंद्रमोहन रघुवंशी सर, जो कि बहुत वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर हैं और 21 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है, जो कि रिलेटेड टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। बहुत ही बेस्ट मैं मानता हूँ इन्हें। और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा इनके कि कैसे कैसे इनका सफ़र रहा है 21 साल के का। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं इन्हीं से सिर्फ बात करना चाहूँगा। आज हम लोग बेसिकली मैं टॉपिक बता देता हूँ कि आप आज बात करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली चाइल्ड से रिलेटेड और बच्चे का जो है कि बच्चे भविष्य होते हैं। तो सर से जानना चाहेंगे सर, ये पहले 21 साल का कैसे सफ़र रहा और हॉरोस्कोप और जो चाइल्ड है उससे रिलेटेड कुछ हमें ज्ञान प्रदान करें सर जी। नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों से आप सब सदा सुखी रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर CM रघुवंशी आप सबका एस्ट्रो कॉलर में स्वागत करता हूं। एस्ट्रो कॉलर ज्वाइन करने के बाद आप सब लोग से जो मिलना हुआ है, तो जीवन चर्चा के विषय में जैसे अभी बताया, पूछा गया मुझसे, मैंने अपने जीवन में 11 साल की उम्र से शौक से, क्योंकि मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, भृगु ऋषि जिन्होंने भृगु संहिता की रचना की, उनके कुल वंशज हम लोग हैं, वो हमारे वंशज थे। इस वजह से शुरू से ही घर में आध्यात्मिक माहौल, ज्योतिष का माहौल था। और उस कारण से 11 वर्ष की उम्र से 11 गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो गुरुकुल ट्रेडिशन होता है, जिसमें गुरु के पास जाकर सीखा जाता है, वहां से मैंने सीखना शुरू किया। 11 साल से लेके और 18 वर्ष तक की अवस्था, 7 साल तक ज्योतिष की गणना, क्योंकि ज्योतिष में अब तो आपको पता है कि कंप्यूटर आ गए हैं, तो सारी गणना जो होती है कंप्यूटर से हो जाती है। लेकिन हमारे समय में ऐसा नहीं था। जब हम छोटे थे तब ये व्यवस्था थी कि हम लोग हाथ से जन्मपत्री बनाया करते थे, गणना खुद किया करते थे और खुद गणना के बाद उस कुंडली का फलादेश किया करते थे। तो ज्योतिष के बहुत ही गहरे से जानने का मौका मिला। साथ में इस बात का मंथन करने का भी मौका मिला कि जीवन में हमने जब भी किसी व्यक्ति के बारे में किसी प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी करी, तो क्या वो उसके जीवन में वास्तव में घटित हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो उसके पीछे क्या ज्योतिषीय कारण थे, और अगर नहीं हुई तो हमारी कहाँ गलती थी। तो 18 वर्ष की अवस्था तक इस सब चीजों का मंथन करने के उपरांत फिर मैंने ज्योतिषाचार्य की डिग्री बनारस से की। उसके बाद बनारस से डिग्री के उपरांत मैंने ज्योतिष के विषय में कार्य करना प्रारंभ किया। हरियाणा सिरसा से वैसे मैं आता हूँ, लेकिन मेरा एक ऑफिस दिल्ली और एक ऑफिस बंबई में भी है, जिसकी वजह से मैंने 10 दिन दिल्ली में और 3 दिन से 5 दिन बंबई में काम करना शुरू किया। शुरू करने के साथ साथ मैं 15 दिन अपने गृह निवास सिरसा हरियाणा में रहकर सब चीजें करता था। ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र, तंत्र क्रिया और कर्मकांड, इन 5 विषयों को गहराई से पढ़ने का, समझने का और उनके विषय में कार्य करने का जो मौका मिला, बहुत से लोग जुड़े। उसके बाद मैंने हरियाणा टुडे चैनल पे और यहाँ लोकल केबल चैनल पे अपना ज्योतिष का कार्यक्रम आरंभ किया। उस समय कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस प्रकार की थी कि उसके अंदर बहुत समय लगा उन सब चीजों को, लोगों को भी ज्योतिष की गहराई से को जानने का। आज भी अपने आप को जीवन के 21 वर्ष के अनुभव के बाद, आज मेरी 41 वर्ष की अवस्था है, तो मान के चलिए मैंने 18-19 वर्ष से अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया था। 11 वर्ष की उम्र से तो मैं सीख रहा था, लेकिन 18-19 वर्ष से मैं स्वतंत्र रूप में कार्य करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद पिछले 3 साल पहले मैंने PhD भी इस विषय में किया, ज्योतिष में। PhD अगर मैं चाहता तो 22-23 वर्ष की अवस्था में भी कर सकता था, क्योंकि ज्योतिषाचार्य के बाद करने का मौका था, लेकिन मुझे ज्योतिष को गहरे से जानना था। इस चीज को समझना था कि जो हम लोग जीवन में भविष्यवाणियां करते हैं, क्या जीवन के व्यक्ति के जीवन पे ज्योतिष का वास्तव में उतना गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए उन सब चीजों में जितनी जन्मपत्रियां मैंने अपनी जीवन काल में देखी, उनका प्रभाव जब साक्षात अनुभव किया कि हाँ जी, वास्तव में ज्योतिष एक बहुत बड़ी विद्या है और ज्योतिष के द्वारा व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत अच्छा से आने वाले जीवन की परिस्थितियों को, घटनाओं को जानने का मौका मिलता है। ये चीज सोच के फिर मैंने पिछले 3 साल पहले 36 वर्ष की अवस्था में PhD स्टार्ट किया और मैंने ज्योतिष में PhD कर ली। मेरी दूसरी PhD वास्तु के अंदर मैं अभी भी कर रहा हूँ और साथ में कार्य कर रहा हूँ। दिल्ली, बंबई
और सूरत, बेंगलोर के साथ-साथ अपने गृह निवास सिरसा में ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से एस्ट्रो कॉलर से जुड़ के भी मैं कार्य कर रहा हूं और ऑनलाइन कंसल्टेशन का कार्य वैसे भी कर रहा हूं। साल में 4 बार विदेश जाने का मौका मिलता है। 3 से 4 बार विदेश जाके विदेश के अंदर जो हमारे अंग्रेज भाई-बहन हैं, उनको भी भारत की इस प्राच्य विद्या से अवगत कराता हूँ और साथ में उनका बहुत अधिक सहयोग मिलता है। उनका उनके बारे में भी भविष्यवाणियाँ करके उनको जीवन की राह और मार्गदर्शन देने की का कार्य करता हूँ। तो ये एक छोटा-सा जीवन परिचय था जो जीवन ज्योतिष के विषय में लगाया। जन्म के बाद ज्योतिष को आज 22 वर्ष के अनुभव के बाद भी मैं ये बात मानता हूँ कि ज्योतिष बहुत ही सनातन और बहुत ही गहन विद्या है। इसका अगर आप मंथन करेंगे तो आज भी अपने आप को ज्योतिष का एक विद्यार्थी मानूँगा, रोज़ नई चीज़ सीखने को मिलती है। धन्यवाद। जी, बिल्कुल सर। और काफ़ी बताया आपने मुझे, आप जिस तरह से बात कर रहे थे मुझे लग रहा था कि आपने कितने घनघोर अध्ययन किया है इस क्षेत्र में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज का जो प्रॉब्लम है कि बहुत लोगों को, जैसे जो बच्चे होते हैं, कुछ कुछ माता-पिता जो बच्चे के हॉरोस्कोप है वो किस पे डिपेंड करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या वो जो बच्चा हो रहा है वो माता माता या उसके पिता के कारण उनकी जो है संरचना होती है या फिर उनका भविष्य लिखा जाता है? इसमें जो हॉरोस्कोप है, राशियाँ हैं, क्या कहती हैं? देखिए, ज्योतिष के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो आपके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक घटना, चाहे वो किसी भी विषय से हो, चाहे वो आपके बच्चे से विषय से हो, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, चाहे वो आपकी शादी से जुड़ी हो, प्रत्येक घटना में आपके कर्मों का फल होता है। अब एक बात देखिए कि एक बात सोचने की है कि हम लोगों का जब जन्म हुआ, जैसे मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, किसी ने हो सकता है एक बनिए के परिवार में जन्म लिया, किसी ने हो सकता है एक राजपूत परिवार में जन्म लिया। तो ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि जन्म भगवान जहाँ चाहे वहाँ व्यक्ति को दे देता है। और वो जन्म का निर्धारण कैसे होता है? वो जन्म का निर्धारण इस बात पे होता है कि आपके पूर्व जन्म के जो कर्म थे, उसके अनुसार आपको ये जन्म मिला। अगर पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तो मान के चलिए एक बहुत ही धनाढ्य परिवार में और एक बहुत ही अच्छे परिवार में आपको जन्म मिला, जहाँ पे जीवन से जुड़ी काफ़ी समस्याएँ अपने आप हल हो गईं। जब आप एक धनाढ्य परिवार में हो, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास पैसे की वो दिक्कत नहीं है, जैसा आपको जीवन में संघर्ष करके पैसा को कमाना पड़े। इसी प्रकार अगर आपके कर्म ज़्यादा बुरे हैं, तो आपको एक ऐसे गरीब परिवार में जन्म मिल जाता है, जिसके बाद व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके सबसे पहले तो इस संसार में जीने लायक स्थिति के पास आ पाता है। जब तक आप जीने लायक स्थिति के पास नहीं होते, जब तक दाल-रोटी की समस्या से ऊपर नहीं उठते, तब तक तो आप जीवन के बारे में कुछ गहरा सोच ही नहीं पाते हो। तो उसके बाद अगर आपके कर्म कुछ अच्छे, कुछ बुरे यानी सामान्य रहे, तो आपको एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म मिलता है। तो जहाँ तक देखा जाए, सबसे पहले कर्मों का विधान ज्योतिष के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है। भगवान का होना या भगवान के प्रति आस्था, कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि जी मुझे भगवान में आस्था नहीं है। वो अपना-अपना विषय है, किसका किसके प्रति कैसा मन है वो अलग बात है। लेकिन ये बात तय है कि ज्योतिष एक पूर्णतः सत्य और सनातन विषय है, उसका पीछे आपका कर्मों का सिद्धांत कार्य करता है। जिस किसी माँ-बाप की आप संतान बने, आपने नहीं ना उनको चुना, ना उन्होंने आपको चुना। आप चाहे अच्छे बच्चे हो, चाहे आपने अपने माँ-बाप के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन कर्मों के द्वारा आपका और आपके माँ-बाप का रिश्ता तय हुआ। उसी प्रकार आपके जो बच्चा पैदा होगा, उसका रिश्ता भी कर्मों के द्वारा ही आपके द्वारा तय होगा। ज्योतिष में इन सब स्थितियों को प्रारब्ध से जोड़ते हैं, तो हम लोग प्रारब्ध या पूर्व जन्म जिसे बोलते हैं, उससे इस जन्म का निर्माण होता है और इस जन्म से हमारे आने वाले भावी जन्म का निर्माण होता है। ज्योतिष हमें बताता है कि जन्म पत्री के कुछ ग्रह ये बताते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे। अगर अच्छे थे तो उसका किस हद तक आपको फायदा मिलेगा और अगर बुरे थे तो उससे आपको क्या नुकसान होगा। यानी घटना का पूर्वानुमान और आने वाले सही समय का सही मार्गदर्शन, इसी का नाम ज्योतिष है। अगर आपको ये पता लग जाए कि हमारा आने वाला साल अच्छा होगा, तो आप प्लानिंग उसके अनुसार करेंगे। अगर आपको ये पता लग जाए कि आने वाला साल बुरा होगा, तो आप अपने आप को सामान्य रखेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा गलत चीज़ों में नहीं जाएँगे। तो इसलिए ज्योतिष केवल सबसे बड़ा जो कार्य करता है, वो मार्गदर्शन का कार्य करता है कि आपको आने वाले समय में कहाँ से ये स्थिति बनेगी। तो जैसा कि अभी चर्चा चल रही है आज की, कि आज का टॉपिक है चाइल्ड बर्थ, संतान विषय। संतान होने से पहले इस चीज़ को समझ लें कि संतान का प्रारब्ध, संतान की शुरुआत कहाँ से होती है। जब कोई स्त्री और पुरुष शादी के बंधन में बनते हैं या स्त्री और पुरुष का जब मिलाप होता है, उसके बाद संतान इस संसार में आती है।
लेकिन उससे पहले जैसे कि शादी में जब हम लोग कुंडली मिलान करते हैं, उसमें एक दोष होता है जिसे नाड़ी दोष कहा जाता है। अमूमन सब प्रकार के दोषों में नाड़ी दोष को अधिक महत्व दिया जाता है। उसका कारण ये होता है कि पति और पत्नी की कुंडली मिलाते हुए ज्योतिषी वर्ग 36 गुणों की परिकल्पना करता है, जिसमें सबसे ज्यादा 8 पॉइंट जो होते हैं वो नाड़ी के होते हैं। नाड़ी 2 प्रकार से कार्य करती है, आदि, मध्य और अंत, 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और डॉक्टर्स भी इस बात को मानते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप एक हो तो उन्हें संतान होने में दिक्कत आती है। तो संतान से जुड़ा नाड़ी दोष जो है वो एक बहुत बड़ा कार्य करता है। संतान के लिए जो नाड़ी दोष कार्य करता है, उसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि नाड़ी दोष स्वास्थ्य और संतान दो चीजों को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। कारण क्या? अगर आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है और आपका पंचम घर जो कि संतान का भाव होता है, वहां पे किसी पापक ग्रह शनि, राहु, मंगल, इन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके संतान होने में दिक्कतें आना तो शुरू होंगी ही होंगी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि पति पत्नी दोनों स्वस्थ होते हुए, सब चीजें अच्छी तरीके से होते हुए, उसके बावजूद भी संतान में दिक्कत आती है। तो दिक्कतों का प्रभाव हमारी जन्म पत्री में ही छुपा होता है। जन्म पत्री में संतान पंचम भाव और पंचम भाव के साथ स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव, जहां से नलिकाएं होती हैं, पिता का जो संबंध होता है वो 7वें घर से देखा जाता है, क्योंकि 7वां घर पत्नी का होता है और पत्नी जो होती है, पत्नी से यौनाचार के द्वारा संतान पैदा करना, ये पिता के हाथ में होता है। लेकिन पिता का जो प्रभाव होता है वो कंसीव, जैसे हम कहते हैं गर्भ जब माँ को रह जाता है, उस स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद उस संतान ने माँ के पेट में आगे बढ़ना होता है। तो माँ के पेट में अष्टम भाव, नवम भाव और पंचम भाव और चतुर्थ भाव, ये चारों घर रिप्रेजेंट करते हैं कि बच्चा पेट में किस प्रकार ग्रोथ करेगा, बच्चा पेट में किस प्रकार आगे बढ़ेगा, किस प्रकार की स्थिति रहेगी। बहुत सी कुंडलियों में संतान पेट में तो आ जाती है माँ के, लेकिन उसके बाद पूरे 9 महीने तक माँ उसे अब संभाल के नहीं रख पाती, गर्भपात हो जाता है। इसका कारण यही सब कारण होते हैं कि अगर इन कुंडलियों में, इन भावों में कहीं भी किसी बुरे ग्रह की दशा, बुरे ग्रह का प्रभाव, बुरे ग्रह की दृष्टि अगर बाधित कर रही है, तो जन्म पत्री हमें बताती है कि भैया ये ग्रह आपकी जन्म पत्री में खराब है, इसके द्वारा इसका निवारण करें, तभी आपको संतान पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएगी। संतान का अस्तित्व में आना माँ और बाप दोनों के द्वारा होता है, दोनों की जन्म पत्रियों में इसका अवलोकन किया जाता है। आज के समय में तो जो बड़े शहरों में लोग हैं, वो स्पेशली इस बात के लिए भी जन्म पत्री दिखा के कहते हैं कि हमारे संतान उत्पन्न करने के लिए कौन सा समय सुयोग्य रहेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब भी पंचम घर से केंद्र में या त्रिकोण में गुरु, चंद्र की स्थिति आती है, तो हमेशा संतान अच्छी पैदा होती है। पंचम ग्रह, पंचम ग्रह का जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है पंचमेश, और उसके साथ साथ उस नक्षत्र का स्वामी, ये सब हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं संतान पैदा करने के लिए। ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा बहुत बार हम पति पत्नी दोनों कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी संतान प्राप्त नहीं होती है। जब वो किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलते हैं तो वो कहता है कि जी अभी आपका समय नहीं है, आप 2 साल के लिए रुक जाइए, 2 साल बाद ये समय आएगा। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही कारण होता है कि पंचम घर से जुड़ी ग्रह की दशा, पंचम घर से जुड़े ग्रह का नक्षत्र जिस समय काल में, गोचर में और आपकी जन्म पत्री में जब अनुकूल स्थिति में आएगा, तभी संतान माँ के गर्भ में आएगी। और गर्भ में आने के बाद ये बात देखी जाती है कि उस संतान में, उस गर्भ को पूर्णतः संसार में आने में जो 9 से 10 महीने का जो भी समय लगता है, उस समय काल में संतान को किसी किस्म की कोई बाधा ना आए, किसी किस्म की कोई अड़चन ना आए, कोई गर्भपात ना हो। इस स्थिति के दौरान फिर वो जब संतान अस्तित्व में आ गई, तो उसका संसार में आना तय किया जाता है ग्रहों के माध्यम से। तो ये एक सामान्य क्रिया है जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि संतान माँ के पेट में किस प्रकार आती है। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो बताया एकदम क्लियर कर दिया मुझे काफ़ी चीज़ समझ में आया और काफ़ी चीज़ सीखने को मिल रहा है सर यहाँ से। तो एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ और आता है कि सर जी हम पूछना चाहेंगे कि ये बच्चे लोग का होता है गन मुंड में पड़ जाते हैं, तो ये इसके बारे में कुछ हमें बताइए और इससे क्या रेमेडीज़ किया जाए या फिर किस तरह से इसको सही किया जाता है? देखिए, गंडमूल नक्षत्र हमारे ज्योतिष के अंदर 27 नक्षत्रों की परिकल्पना की गई है।
उन 27 नक्षत्र जो हैं वो 12 राशि में डिवाइडेड होते हैं। एक नक्षत्र में, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो 2.25 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडमूल होते हैं। गंडमूल नक्षत्र का अर्थ ये होता है कि गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं, जैसे मान लीजिए रेवती नक्षत्र हो गया, अश्विनी नक्षत्र हो गया, मूल हो गया, मघा नक्षत्र हो गया, इस प्रकार से गंडमूल नक्षत्रों की कल्पना होती है। उन 6 नक्षत्रों में एक नक्षत्र के 4 चरण माने जाते हैं। उसमें अगर व्यक्ति अपने जीवन के प्रथम नक्षत्र चरण में जन्म है तो वो हो सकता है अपने परिवार के लिए, दूसरे चरण में अपने नाना वगैरह के लिए, तीसरे चरण में अपने माँ बाप के लिए, और चौथे चरण में खुद के लिए भारी होता है। भारी का अर्थ जो मैं आपको कहूंगा वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे मान लीजिए उस नक्षत्र में जन्म होने से उस व्यक्ति के जीवन में बहुत से संघर्ष आते हैं। अगर मान लीजिए कई बार ऐसे गंडमूल नक्षत्रों में जन्म होता है तो पिता के जीवन में, कैरियर में, व्यापार में, उनके स्वास्थ्य में अड़चने आती हैं। इसी प्रकार माँ के स्वास्थ्य में अड़चने आ सकती हैं, नाना के परिवार में अड़चन आ सकती है, या दादा के परिवार में अड़चन आ सकती है। तो ज्योतिष केवल एक व्यक्ति की बात नहीं करता, ज्योतिष बात करता है एक पूरे परिवार की। तो एक बच्चा जब पैदा होता है वो अपने परिवार के भाग्य से पूरी तरीके से जुड़ा होता है। उसके कुंडली देखकर ये यहाँ तक बताया जा सकता है कि इसके नाना परिवार की स्थिति क्या होगी। इस बच्चे के जन्म होने के बाद इस बच्चे के परिवार, इस बच्चे का शुभ या अशुभ कौन सा प्रभाव उसके नाना के परिवार पे, उसके दादा के परिवार पे, उसके माँ पे, बाप पे, या उसके भाई बहनों पे पड़ेगा। तो ये स्थिति गंडमूल नक्षत्र में विशेष प्रकार से सामने देखने को आती है। जबकि मैं एक चीज और बताऊं, मेरे 22 साल की रिसर्च में मैंने एक चीज और पाई है कि गंडमूल नक्षत्र वाले व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो जरूर रहता है, ये बात तो मैं मानता हूं, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति कामयाब बहुत अच्छे से होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उसको ऐसी उपलब्धियां वो प्राप्त करता है जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। तो गंडमूल नक्षत्र को पूरी तरीके से वर्जित कर देना या बुरा कह देना ये भी एक गलत बात है। आप ये मान के चलिए कि गंडमूल नक्षत्र और मंगलिक, मैं ये मान के चलता हूं कि दोनों अपने आप में एक तरह की क्वालिटी है जो किसी किसी के पास होती है। मंगलिक सभी नुकसानदायक भी नहीं होते और सभी अच्छे भी नहीं होते। उसी प्रकार गंडमूल नक्षत्र सभी नुकसानदायक भी नहीं होते और सभी अच्छे भी नहीं हो सकते। अगर आप गंडमूल नक्षत्र से 27 दिन के अंदर गंडमूल नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसके मंत्र का जाप करवा के उसकी शांति करवा दें तो गंडमूल नक्षत्र आपको दिक्कत नहीं देता। गंडमूल नक्षत्र वाले व्यक्ति के जीवन में जब भी कुछ खास बात घटित होती है तो उस नक्षत्र का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसे चाहिए कि जिस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह को हमेशा खुश रखे। जैसे मान लीजिए अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो उसे केतु की दशा में जन्म हुआ तो केतु का हमेशा ध्यान रखे कि जन्म पत्री में केतु कैसा है। उसी प्रकार उससे जुड़े दान, उससे जुड़े उपचार जो कि जन्म पत्री देखकर एक अच्छा ज्योतिषी आपको बता पाता है, वो अगर आप करते रहें तो गंडमूल आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपको फायदा देगा। आप ज्यादा अधिक कामयाब हो पाएंगे दूसरे नक्षत्रों से, क्योंकि गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति साहसी भी होता है। वो संघर्ष रहता है उसके जीवन में, लेकिन वो उस संघर्ष को झेल भी जाता है। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान समस्या उसी को देते हैं जिसको समाधान करने की आदत हो या समाधान करने का तरीका आए। तो गंडमूल नक्षत्र भी एक ऐसी समस्या का नाम कह सकते हो कि जो व्यक्ति जीवन में जीतने के लिए पैदा होता है उसका जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है। तो इसलिए गंडमूल नक्षत्र को पूरी तरह से बुरा कह देना भी गलत है। हाँ, ये मान के चलिए कि गंडमूल नक्षत्र है तो जीवन संघर्ष में होगा, उस संघर्ष को कैसे फल सही करें ये आपको आपकी जन्म पत्री के माध्यम से एक अच्छा ज्योतिषी गाइड कर सकता है। बिल्कुल सर, बहुत ही सकारात्मक और भावनाओं के साथ आपने बताया। ये दोनों जो आपने बताया, गंडमूल और ये जो मांगलिक है, ये दोनों ही में बहुत इशू आता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। पर जिस तरीके से आपने बताया और उसका पॉजिटिव पार्ट दिखाया, ये बहुत अच्छा बताया सर जी।